क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्किट्स के बारे में। सो आई हैव थॉट कि इस चैप्टर के एंड में इस चैप्टर का जो एनिमेटेड एक सीक्वेंस है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, सर्किट्स क्या होते हैं, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में। वीडियो लेक्चर्स हैं, कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो देखेंगे और उन पर डिस्कशन भी करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि सर्किट्स जो हैं वो पाथ है जिसके ऊपर चलकर इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल्स को हम कंडक्टर की सरफेस पे मूव करवाते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल जोन टू लो पोटेंशियल जोन और फ्रॉम लो पोटेंशियल जोन टू हाई पोटेंशियल जोन। और मैंने ये कहा था कि सर्किट्स जो हैं, सर्किट्स इनकी नॉर्मली दो टाइप्स हैं सर्किट्स की। एक कहलाते हैं सीरीज सर्किट्स, ठीक है, और एक कहलाते हैं पैरेलल सर्किट्स। और उनमें फ़र्क ये था कि सीरीज सर्किट में हम करंट को हर डिवाइस के पास सेम रखते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एक ख़राब हो गया तो पूरा सर्किट डैमेज हो जाएगा। पैरेलल में हमें ये सहूलत है कि हम हर डिवाइस को वोल्टेज सेम दे सकते हैं, और वोल्टेज सेम देने के अलावा उसमें अगर कोई एक डिवाइस प्रॉब्लम करती भी है तो बाकी की जो डिवाइसेस हैं वो अपनी जगह पर इंटैक्ट काम कर रही होती हैं। तो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स के बारे में मैंने ये बताया था कि सीरीज़ सर्किट्स वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें करंट सेम रखना हो, और पैरेलल सर्किट्स वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें वोल्टेज सेम रखना हो। नॉर्मली जो हमारे घर है उनमें जो सर्किट्स हैं वो सारे के सारे पैरेलल सर्किट्स में होते हैं। ये एक टॉपिक है, बोर्ड में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के नाम से। कीप योर फोन डाउन। तो ये एक टॉपिक है, बोर्ड में आता है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स के नाम से। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई व्हाट इज़ द कंबाइंड कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स एंड सी कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। कंबाइंड रेजिस्टेंस और कंबाइंड कैपेसिटेंस, तो हम दोनों पढ़ के देखते हैं। अब इसमें सीरीज सर्किट्स में मैंने क्या बताया है कि इसमें फीचर क्या है, सीरीज सर्किट में करंट सबके पास सेम है, I सेम, V इज डिफरेंट हर डिवाइस के पास, और पैरेलल में V इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट हर डिवाइस के पास। तो ऐसा करता हूँ कि मैं सर्किट्स जो हैं वो प्लॉट करता हूँ और फिर उनकी कंबाइंड कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जो है वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं सीरीज सर्किट्स में। सीरीज रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज, ये टॉपिक एंटी टेस्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। आइडिया क्या है कि एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये सर्किट डायग्राम में इसको हम रेजिस्टेंस से शो करते हैं। हर सर्किट डायग्राम में सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल्स। ये सिंबल, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन, बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंबल है, इसका मतलब है ये AC वोल्टेज है, AC सोर्स है, ठीक है। कौन सी सोर्स है? AC। जो ये सिंबल है, वेव बनी हुई है, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस। जो ये सिंबल है, 2 लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कैपेसिटेंस का है, यानी यहाँ कोई कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। जो ये सिंबल है, एक तरह का स्प्रिंग, इसका मतलब है कि यहाँ कोई इंडक्टर लगा हुआ है, L। कौन लगा हुआ है? इंडक्टर।
जो ये सिंबल है कि वेव के ऊपर एक तीर बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये चेंज हो सकती है, यानी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। कौन सी रेजिस्टेंस है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसी तरह डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, तो ये सिंबल रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों को वोल्टेज की कोई सप्लाई जा रही है और V1, V2 और V3 3 वोल्टेजेस हैं जो कि ये कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब तीनों के पास ऑप्शन ये है कि हो सकता है रेजिस्टेंस सेम हो सकता है रेजिस्टेंस सेम ना हो। एक की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो ओम्स में, एक की रेजिस्टेंस कम हो, एक की रेजिस्टेंस उससे भी कम हो, लेकिन तीनों के पास करंट सेम जा रहा है, करंट सेम जा रहा है। बेटा 1 मिनट पॉज कीजिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यहाँ एक टॉपिक है, वो फेडरल बोर्ड की बुक में, हमारी बुक में नहीं है। उस टॉपिक को मैं रेफर कर रहा हूँ, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। कॉमन सेंस कह रहा है कि जितना वोल्टेज हमने यहाँ दिया है, कहाँ, मेन में इनपुट वोल्टेज, उतना ही वोल्टेज सर्किट के अंदर मौजूद होना चाहिए। भाई उससे ज़्यादा तो वोल्टेज नहीं हो सकता ना, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं होगा। वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, वोल्टेज जो इनपुट दिया है वही कंज्यूम भी होना चाहिए, टोटल आउटपुट बराबर होना चाहिए। तो वोल्टेज से हमारा ताल्लुक क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है? यानी एनर्जी सर्किट में कंजर्व होनी चाहिए और होती है। एनर्जी अपने आप को हमेशा क्या रखेगी? कंजर्व रखेगी। क्या रखेगी? कंजर्व रखेगी। ठीक है, तो अब इसके 2 लॉज हैं। किसके? किरचॉफ के। एक कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। यहां क्या सेम है? इस सर्किट में क्या सेम है? करंट। वोल्टेज हर एक के पास अलग अलग है, तो हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, ताकि हम करंट नहीं बल्कि वोल्टेज को बैलेंस कर सकें। ये सेकंड लॉ भी कहलाता है, और ये MCQ आता है एंटी टेस्ट में, मेहरान यूनिवर्सिटी के भी, कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो कौन से लॉ की रिजेम्बलेंस है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की रिजेम्बलेंस है। यानी किरचॉफ्स सेकंड लॉ वो जो है वो किसकी है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेसिकली। मैं लिखवा रहा हूँ। कौन से सर्किट में अप्लाई करना है किरचॉफ्स सेकंड लॉ? सीरीज सर्किट्स में। कौन से सर्किट्स में? सीरीज सर्किट्स में। अब लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि भाई द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, यहां लिख देता हूं मैं, द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, यानी लॉ ऑफ वोल्टेज। क्या कहलाता है ये? लॉ ऑफ वोल्टेज ये कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, लॉ ऑफ वोल्टेज भी है। ये क्या कहता है? ये कहता है द वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट, द टोटल इनपुट वोल्टेज, द टोटल इनपुट वोल्टेज applied to a circuit is sum of all the voltages derived in the circuit, in the circuit। ठीक है, सही है। तो यहां हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है? लॉ ऑफ वोल्टेज। वो क्या है? V इज इक्वल्स टू V1
V2 V3। मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि सीरीज सर्किट में मसला क्या है, पाइप एक ही है, तीनों फील्ड्स के पास एक ही पाइप लगा हुआ है, कोई एक ज़्यादा पानी ले लेता है, कोई एक कम पानी ले लेता है, लेकिन पानी का फ्लो सेम है, पानी के फ्लो की स्पीड सेम है, करंट सेम है, सबके पास करंट सेम ड्रॉ हो रहा है, हर वोल्टेज के पास, हर ड्राइव के पास। जब एमीटर से करंट मेजर करेंगे तो हर ड्राइव के पास, हर डिवाइस के पास जो करंट होगा वो सेम होगा, लेकिन वोल्टेज हर डिवाइस के पास सेम नहीं है, कोई ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कोई कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू व्हाट? IR। तो ये हो जाएगा I इंटू RE। ये जो RE है इसको कहते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वल्स टू I R1, I R2, I R3। I कॉमन, तो ये आ गया I RE इज इक्वल्स टू I R1 R2 R3। I से I, तो RE किसके इक्वल आ गया? R1, हाँ, R2 R3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम रेजिस्टर्स को सीरीज सर्किट में लगाएंगे तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस जो भी होगी वो ऐड हो जाएगी, तीनों रेजिस्टर्स मिल के काम करेंगे और इस तरह टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में ओवरऑल बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी ओवरऑल सर्किट में, पूरे सर्किट में। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, जब यही रेजिस्टर्स इन सीरीज लिखा है ना, तो अगर मैं कैपेसिटर्स इन सीरीज करूं तो मुझे क्या करना होगा? रेजिस्टर्स की जगह क्या लगाने होंगे? कैपेसिटर्स लगाने होंगे। चलो वो भी लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड सर्किट में मैं ऐसा करता हूं कि सीरीज सर्किट ही लेता हूं, लेकिन बजाय कैपेसिटर्स के रेजिस्टर्स के क्या लगा देता हूं? क्या लगा देता हूं? ओके, तो दिस इज कैपेसिटर्स इन सीरीज। दोनों टॉपिक आते हैं बोर्ड में, कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल वो भी आता है, रेजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरेलल वो भी आता है। लिखना कैसे, सर्किट बनाना है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसमें लॉ जो अप्लाई किया है वो लिखना है, मैथ्स लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। मैथ्स क्या कह रहा है? मैथ्स कह रहा है कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो बढ़ जाएगी। अच्छा, कैपेसिटर्स के साथ क्या मसला है? चलो एक सर्किट लेते हैं जिसमें हम 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं, C1, C2, C3। दिस इज C1, C2, C3। इन तीनों के पास क्या होगा? V1, V2, V3। सही है? टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई किया है? V। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज V इज इक्वल्स टू V1, V2, V3। अब कैपेसिटेंस में वोल्टेज किसके इक्वल होता है? कैपेसिटर पढ़ाया था ना, तो कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। तो V क्या बनेगा? Q अपॉन C। तो मैं इसको कर लेता हूँ Q अपॉन CE प्लस इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तमाम कैपेसिटर्स में फ्लो ऑफ करंट सेम होगा, भले कैपेसिटेंस सेम हो या ना हो, द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर सेकंड इज द सेम। सही है? तो Q को हम इन टर्म्स ऑफ करंट डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? करंट होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, कूलम पर सेकंड। तो कूलम क्या बनेगा?
I into T विच इज एम्पेयर इंटू सेकेंड। भाई 1 कूलम की डेफिनेशन ये भी तो है ना कि 1 कूलम इज बेसिकली 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। तो हम यहाँ अगर IT कर लें तो I तो सबके पास सेम है, T भी सबके पास सेम है, ऑटोमेटिकली Q भी सबके पास सेम है। तो Q कॉमन ले लेते हैं, दिस इज Q अपॉन C इक्वल्स टू Q, अंदर क्या बचा 1 अपॉन C1 C2 1 अपॉन C3, Q से Q कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या हो गई है, रिजल्ट क्या आ रहा है, दिस इज 1 अपॉन CE इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। यहाँ क्या आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, कैपेसिटेंस कम हो रही है। तो ये कंक्लूजन है कि भाई जब रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पैरेलल में क्या होगा, उल्टा चक्कर होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि भाई किस तरह से हम कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स को पैरेलल सर्किट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ करंट्स जिसको हम कहते हैं। क्या क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे ताकि हम दोनों सर्किट्स पर आ सकें। लिखना ऐसे ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल, उसके बाद पावर वाला टॉपिक रह जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।